गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फिर वापस आ चुके हैं हमारे चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स के लास्ट पार्ट में हैं हम लोगों ने पढ़ लिया टेम्परेचर के कारण मैटर्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं, है ना। टेम्परेचर से क्या मैटर में वो अंतर आता है। अब हम लोग का लास्ट पार्ट है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन, अब बताओ बेटा दाब परिवर्तन क्या होता है। कोई भी चीज़ पे जब आप किसी चीज़ पे प्रेशर डालते हो तो उसमें उसके मैटर के आकार, उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आता है ना। तो मतलब उसके आकार, उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, है ना। चलो देखते हैं कि मैटर्स कैसे कैसे कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आता है मैटर्स में, है ना। तो बोला जाता है, हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। व्हाट मीन्स, क्या बोलने का अर्थ हो गया, जैसे कि कोई सब्सटेंस है, अगर मैंने लास्ट क्लास में बताया कि अगर वो बेटा सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, अगर वो सॉलिड के फॉर्म में है सब्सटेंस, तो उसके मैटर्स क्या होंगे, उसके मैटर्स क्या होंगे, सब क्लोज होंगे। से देखो क्लोज होंगे सारे मैटर्स। कब सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे, और जब वो थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके मैटर्स के बीच की दूरियां क्या हो जाएगी, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ चुका है लास्ट क्लास में, है ना। और ये हो गया आपका गैस में बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत दूरियां होती हैं। तो क्या बोला गया कि जब किसी सब्सटेंस पे या पदार्थ पे प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ने से उसके आकार में, उसके शेप, उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आता है। कोई भी चीज़ में जब आप उसको दाबते हो तो उसके आकार में चेंजेस आता है, उसके वॉल्यूम का मतलब उसके आयतन में चेंजेस आता है। उसके बारे में समझेंगे कि उसके आकार और उसके वॉल्यूम में, आयतन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलो देख लेते हैं। तो जब हम ये क्या हो गया बेटा, ये ठोस हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये हमारा गैस हो गया। ठीक है, ये सॉलिड और ये लिक्विड और ये गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में उसके प्रेशर में के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में टाइट से पकड़े रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा एनर्जी लगता है, हीट एनर्जी, थोड़ा सा उसके मैटर्स दूर भागते हैं। और जब गैस में होता है वो क्या होता है, मैटर पूरा दूर भाग जाता है। ये हमने लास्ट क्लास का रिकैप करवा दिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या कंडीशंस आते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर हम लोग आने वाले हैं। जो आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा, इस पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे, पूरा क्लियर टू क्लियर समझेंगे कब कैसे कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, है ना। कि सॉलिड से, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो वो घटना क्या होती है, उस घटने को क्या नाम से जाना जाता है। जैसे कोई सॉलिड है, हमने इसमें हीट डाला, जब ये हीट डलेगा तो सॉलिड किस में बदलेगा, सॉलिड बदल जाएगा, किस में बदलेगा, लिक्विड में। गुड, तो सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में। तो वो कंडीशन, वो घटना क्या कहलाती है, वो घटना कहलाती है फ्यूजन। मतलब क्या होता है, जब कोई बर्फ गल के पानी बन जाता है, सॉलिड है, वो जब गल जाता है तो क्या बन गया, लिक्विड। वो घटना क्या कहलाई, फ्यूजन, मतलब संगलन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संगलन, मतलब वो गल गया और गल के क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब आगे आते हैं, जब वो लिक्विड बन गया तो लिक्विड में फिर एक्स्ट्रा हीट डलाया, लिक्विड में डलाया, लिक्विड से वो क्या बन गया, गैस। लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो गैस में क्या होगा, जब कोई लिक्विड से जब गैस, देखो एरो देखना, ये ध्यान देना इस एरो को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एरो के द्वारा आप समझो पहले। तो ये जो एरो जो दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एरो और ये एरो, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। ये सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। जब ये गैस बन गया तो गैस में कौन सी घटनाक्रम हुई, गैस में हो गया वेपोराइजेशन।
मतलब इसमें क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ेगा, जब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ने के कारण क्या हो गया, सॉलिड से बन गया लिक्विड, लिक्विड से बन गया गैस, गैस जब बन गया तो ये क्या हो गया, लास्टली यहाँ पर पहुँच गया गैस के कंडीशन में। तो पहले एक साइकिल समझो, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। ये क्लियर हो गया अब हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अब वापस आते हैं, अब इधर से एक साइकिल चल गया, सॉलिड लिक्विड गैस। अब आते हैं, अगर किसी घटनाक्रम में अगर सॉलिड गैस है, क्या है, गैस है, गैस से अगर क्या बन गया, गैस से बन गया सॉलिड, क्या बन गया बेटा, गैस से बन गया सॉलिड। मतलब जैसे गैस है, कोई मैटर है, वो बहुत दूर दूर है, तो किस कंडीशन में रहेगा, वो गैस के कंडीशन में रहेगा। गैस में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो वो गैस हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं, हाईली प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जब भी किसी गैस को सॉलिड में बदलना है या लिक्विड में भी बदलना है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हाई से हाई प्रेशर डालना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को लो करना पड़ता है। जिस तरह हमारे घर में एलपीजी देखते हो ना, सिलेंडर आता है एलपीजी का सिलेंडर, वो सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो सिलेंडर के अंदर बस लिक्विड के फॉर्म में है, क्योंकि उसे क्या रखा गया है, उसे हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, माने बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव और कम से कम तापमान पे उसे गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया था। समझो कैसे होता है, जैसे आप मैटर्स के कण क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। मानो बेटा ये गैस है हमारा, मैटर्स के कण दूर दूर हैं गैस में। अब हम क्या करें, टेम्परेचर लो करेंगे। जब टेम्परेचर लो होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जब कम होगा तो मैटर्स क्या करेंगे, एक दूसरे में चिपकना स्टार्ट कर देंगे। जब टेम्परेचर धीरे धीरे उसका ये हो जाएगा तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स, पदार्थ के कण एक दूसरे में चिपकने लगेंगे। जब ये चिपकेंगे, जब लो टेम्परेचर के कारण, और क्या पड़ेगा, लो टेम्परेचर के साथ क्या क्या पड़ेगा, हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर के साथ और एक काम क्या कर रहा है, हाई प्रेशर। जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड है, लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ज़्यादा अगर प्रेशर डालेंगे तो किस में बदलेगा, सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो एक क्लियर हो गया हम लोग का फ्यूजन से क्या होना, सॉलिड फ्यूजन किया, लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किए, वेपोराइज किए, गैस बन गया। अब आते हैं गैस को अगर हम क्या करते हैं, डिपोजिशन करते हैं। डिपोजिशन जिसे ही कहा जाता है निक्षेपण। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, निक्षेपण करना। इसमें क्या होता है, इसमें गैस जो होता है उसको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अत्यधिक दाब और कम से कम तापमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। कम से कम तापमान और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर के कारण गैस किस में बदल जाता है, ठोस में बदल सकता है, और उससे थोड़ा कम प्रेशर ये रहा तो वो लिक्विड में बदलेगा। चलो देखो, तो जब गैस से सॉलिड में बदला, ये क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन जिसे निक्षेपण भी कहा जाता है। चलो अब आगे देख लेते हैं। एक ये साइकिल हमारा लगभग क्लियर हो गया। अब चलो, अब साइकिल अब एक इधर से चलेगा, अब यहाँ से सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में बदलना। सॉलिड से किस में बदलना, कोई सॉलिड है, अपने घर में पूजा करते हुए देखा होगा, मम्मी लोग जब कपूर जलाती हैं दिए पूजे के टाइम में, तो देखा होगा कपूर जब जलाते हैं तो डायरेक्ट कपूर क्या हो जाता है, डायरेक्ट कपूर जलाया और डायरेक्ट सीधे लिक्विड में नहीं बदला, द्रव्य में नहीं बदला, और डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो ये सर ये कैसे बदल गया सर, कोई भी चीज़ जब गलता है
तो सॉलिड से बनता है लिक्विड, लिक्विड में जब फिर किस में बदलता है, गैस में बदलता है। लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ कि डायरेक्ट सॉलिड से बदल गया गैस में? ऐसा घटना क्यों हुआ? ऐसा घटना इसलिए हुआ क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पदार्थ के कण हैं, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण बेटा वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। सॉलिड से किस में बदलेगा, गैस में। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, जब कोई मैटर्स डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदले उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलना सब्लिमेशन, या उसे ऊर्ध्वापातन भी कहा जाता है। मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। व्हाट मीन्स, ऊर्ध्वापातन। चलो, तो ये हो गया सॉलिड से गैस में बदलना, सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वापातन भी कहा जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण घर में पूजा करने समय जो कपूर हम लोग जलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। ये क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं क्लियर होगा तो हम है ना बाबू, क्या टेंशन लेने का है, फिर क्लियर कर देंगे। चलो, तो ये सॉलिड से गैस। अब आते हैं गैस से लिक्विड में बदलना। गैस से लिक्विड सबसे बेटर एग्जाम्पल, बारिश होती है। बारिश कैसे होती है, जब पानी बेटा गर्म होता है तो किस कंडीशन में रहता है, जब गर्म होने से पहले लिक्विड में रहता है। लिक्विड जब गर्म होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी जब आता है तो वो किस में बदल जाता है, डायरेक्ट जब किस में रहता है, जब काइनेटिक एनर्जी आता है तो वो बदल जाता है गैस में बदलता है। देखो कैसे ओवर चेंज कर रहा है, इसको समझेंगे। लिक्विड को गर्म किया, वेपोराइज होके गैस में बदला। अब गैस को जब हम क्या करेंगे, गैस अब क्या होगा, उसके मैटर्स, वाटर के मैटर्स पदार्थ क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। लेकिन जब वहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। जब क्लाउड्स कैसे बनते हैं, नीचे से ऊपर गया, वहाँ टेम्परेचर लो हो गया तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक दूसरे में चिपकने लगते हैं। अभी हमने बताया ना लास्ट पार्ट में कि जब उसमें एनर्जी कम होने लगता है तो उसके पदार्थ के कण क्या होने लगते हैं, मैटर्स के कण एक दूसरे में चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। और चिपकने के दौरान क्या होने लगता है, कंडेंसेशन। चिपकने के दौरान क्या होने लगता है, कंडेंसेशन। मतलब बोलते हैं संघनन होना। संघनन मतलब एक दूसरे में आके पदार्थ के कण कंडेंस हो रहे हैं। जैसे अब बारिश का सीजन आ रहा है, अब जितने दिन गर्मियाँ पड़ी, देखा ना कि किस तरह की गर्मी पड़ रही थी हमारे इधर, पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया ये सब पार्ट में पूरा एकदम गर्मी से चिलचिला गए। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जब गर्मी पड़ी तो वाटर वेपर बन के सब ऊपर गया। पानी जब ऊपर गया तो ऊपर जाके क्या हुआ, वो कंडेंस हो गया। अब कंडेंसेशन के बाद वो बारिश के रूप में अब हमारे यहाँ पे गिरेगी और हमें राहत की सांस देगी। तो क्या बोल रहे हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ वेपोराइजेशन के द्वारा, फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ कंडेंसेशन के द्वारा। सॉलिड से गैस में बदलना, सॉलिड से गैस में बदलना सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में बदलना, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में बदलना मतलब पानी से बर्फ बनना। कोई लिक्विड है उससे अगर आपका सॉलिड में बदल रहा है उसे क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा, सॉलिडिफिकेशन। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन होता है, संगलन। लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। ये क्लियर हो गया, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन टू डिपोजिशन। अब आते हैं उल्टा, चलो अब सॉलिड से गैस में बदलना। सॉलिड से डायरेक्ट सॉलिड है, सॉलिड से किस में बदल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सॉलिड कपूर का उदाहरण था। सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और फिर गैस से लिक्विड में बदलना, इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन कहा जाता है। और जब फिर लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा उसे सॉलिडिफिकेशन, व्हाट मीन्स जमना कहा जाता है। कोई भी चीज़ जब जमेगा तो क्या होगा, बोलते अरे बर्फ हुआ जम गया, तो बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ उसमें ज़्यादा ये लग गया
तो धीरे धीरे जब उसमें एनर्जी कम होते जाएगा तो उसके कण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया, इसमें आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप इसका एक इमेज पॉज कर लेना वीडियो को और ये इमेज को अच्छे से समझ लो। ये आपके बुक में पेज नंबर 9 में भी दिया हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। ये वाला क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। हम लोग बेटा एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है, एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट क्लियर होगा जिससे हमें फ़ायदा अभी नहीं दिखेगा, एग्ज़ाम के टाइम आपको ये प्रॉफिट दिखने वाला है और नॉलेज के रूप में भी। चलिए वेपोराइजेशन क्या होता है। वाष्पीकरण, चलिए पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या पदार्थ के जो मैटर्स की जो कंडीशन होती है उसको अगर बदलना हो तो क्या हमें प्रेशर डालना और टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है? क्या आपने दैनिक जीवन में से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प में बदल सकता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे बेटर एग्जाम्पल देखो, साइंस क्या सब्जेक्ट है ना बेटा, वो हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम लोग दिन रात साइंस में, सुबह से उठने से रात सोने, आप सोए हुए भी हो तो साइंस के साथ, जगे हुए भी तो साइंस के साथ। देखो कैसे इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हम लोग कपड़े को सुखाते हैं, तो कपड़े को अगर सुखाना हो तो जब वो वेपोराइज होता है, कपड़ा का पानी एवोपरेट होकर ऊपर जाता है, तो क्या उसे हम बॉयल करते हैं? कभी बॉयल करते हैं? नहीं करते। लेकिन तब भी वो पानी, कपड़े का पानी सूख कैसे जाता है बिना बॉयल किए? लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि जब तक उसमें एक्स्ट्रा हीट, क्या पढ़ा हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में जब तक हम नहीं डालेंगे उसको, वो एवोपरेट नहीं होगा। लेकिन ये कैसे हो रहा? कपड़े का जो वाटर है, पानी, जो पदार्थ के जो कण है, वो कैसे उड़ जा रहा है बिना हीट दिए? सोचने वाली बात है। ये कैसे हो रहा? सर आपने तो बताया सर बॉइलिंग पॉइंट में जाएगा, 100 डिग्री में तो बॉयल होगा तो वो ऊपर उड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सर उल्टा हो रहा है। हाँ, आप समझेंगे क्यों ऐसा, ये कन्फ्यूज़न रहना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे कर लिया कि आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, सर आपने पढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट में वाटर वेपोरेट होता है, यहाँ तो सर कपड़े को अगर हम तार पे टंगने पे डालते हैं तो वहाँ तो कोई बॉयल नहीं हो रहा, तो वो कैसे हो रहा है? चलो देख लेते हैं। जिस तरह हम जानते हैं पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। देखो कोई भी मैटर्स होते हैं ना, वो किसी भी कंडीशन में रहे, सॉलिड में रहे, लिक्विड में रहे या गैस में रहे, उसमें क्या होते रहता है? उसमें कंटिन्यूसली क्या रहता है? मूवमेंट होते रहते हैं। ये मत सोचना कि वो सॉलिड कंडीशन में तो उसके मैटर्स में मूवमेंट नहीं हो रहे होंगे। सॉलिड में थोड़ा कम मूवमेंट हो रहा होगा कि उसके मैटर्स बहुत क्लोज है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होता होगा और गैस में बहुत ज़्यादा होता होगा, है ना। तो क्या बोला गया? एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। व्हाट मीन्स काइनेटिक एनर्जी होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो एक दूसरे के कणों का आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब बिना बॉयल किए कोई मैटर खुद पे खुद उसमें मोमेंट आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, वो वाटर के कण क्या हो जाते हैं? कपड़े से एवोपरेट होके ऊपर चले जाते हैं। तो मतलब क्या, उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता है धीरे धीरे। जैसे आप कपड़े को सुखाते हो
कभी कभी हवा चलता है तो भी वो कपड़ा सूख जाता है। तो वहाँ पर कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट काम आया? वो क्या हुआ, हवा ने उसे एनर्जी दिया, जिस एनर्जी का यूज करके उसने क्या कर दिया, कपड़े को सुखा दिया और वाटर एवोपरेट हो गया। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली किसी बर्तन में रख दिया आपने। खुली चीनी मिट्टी का प्याला 5 ml जल रख के उसे अपनी कक्षा या किसी अलमारी के अंदर रख दे। कमरे के तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, वायु की चाल। चलो देखो, आप ये वाला घर में एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। बोलो सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक कटोरा पानी ले लेते हैं और घर के खिड़की जो दरवाजा पे खिड़की होता है ना, वहीं पे रख दिया। 2 काम होगा, कोई चिड़िया भी आएगी पी सकती है, वो अलग मैटर है। अभी गर्मियों के दिन में हमें करना चाहिए, पक्षियों के लिए पानी जहाँ जहाँ हो सके कटोरे में रख देते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो क्या होता है, जब आप उसे रख देते हो कुछ समय के बाद देखना वो पानी कम होने लगता है। अभी गर्मियों का दिन है, सुबह रखो ना, शाम में ही आपको थोड़ा कम दिखने लगेगा। ठंडे के दिनों में उतना नहीं असर दिखता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वो हीट के कारण उस पर डायरेक्ट सूरज नहीं पड़ रहा है, बॉयल नहीं हो रहा, लेकिन उसमें धीरे धीरे एनर्जी इन्वायरमेंट से कलेक्ट कर रहा है और धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में वो क्या कर रहा है, वो एवोपरेट हो रहा है। तो एनर्जी ले रहा है कहीं से, हवा के द्वारा ले, हीट के द्वारा ले, बिना एनर्जी का वो मोमेंट, काइनेटिक एनर्जी काम नहीं कर सकता। उसे एनर्जी चाहिए, बट मीडियम अलग अलग होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम फैला देते हैं। बहुत सुंदर। अगर आप क्या करो ना, कपड़ा नहा लो अच्छे से और अपने कपड़े को क्या करो, मोड़ के रख दो किसी टंगने पे, कपड़ा सूखेगा कभी? मम्मी बोलेगा अरे देखो एक धावा क्या किया, जाके रख दिया टंगना पे और कपड़ा सूखबे नहीं किया। कहाँ से सूखेगा? क्या बोला गया यहाँ पे कि कपड़े को सूखने के लिए वाष्पीकरण की दर के लिए उसको सतह को बढ़ाना, माने सरफेस एरिया उसका ज़्यादा रहना चाहिए। अगर एक ही जगह सब जमा रहेगा तो हीट के लिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उसके पास उतना एनर्जी है नहीं। लेकिन जब उसे आप फैला देते हो एरिया, उसको सतह पार्ट जगह मिल जाता है, तो आराम से क्या करता है, वो आराम से एवोपरेट हो जाता है। तो इसके लिए क्या, वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? अगर वाष्पीकरण होना है, एवोपरेशन होना है बेटा, तो सतह को क्या करना पड़ेगा, फैला के रखना पड़ेगा। जब फैला हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक इससे आराम से पानी एवोपरेट हो सकता है। चलिए, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। सीधी सी बात है, अगर आपको एनर्जी मिलेगा तो ऑटोमेटिक है, जब आप एनर्जी मिलेगा तो आप मोमेंट के साथ, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करोगे। किसी भी सब्सटेंस में अगर आप बेटा एनर्जी देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो आराम से काम करेगा, है ना। तो तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों में पदार्थ गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता, इसको ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स के कण होते हैं ना, जो पदार्थ, जो पानी के अंश पाए जाते हैं, बोलते नहीं बरसात के दिन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठंड के दिनों में ह्यूमिडिटी कम है। देखते हो ठंड के दिनों में हमारे होंठ फटते हैं, स्किन ड्राई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कंडीशन में हमारे इन्वायरमेंट में क्या होती है, किस चीज़ की कमी होती है, पानी की कमी होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो कण होते हैं ना, पदार्थ के कण, वो हमारे इन्वायरमेंट में उतने मात्रा में नहीं पाए जाते, जिसके कारण हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। इसके बारे में बताएंगे अच्छे से ऐसा क्यों होता है। चलिए, आर्द्रता की कमी में वायु विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखो क्या होता है, क्लियर बता ही देता हूँ। आर्द्रता क्या होता है, आप देखो गर्मी के दिनों में बारिश होती है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो समुद्र से हवा चलती है। जब समुद्र से हवा आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के कण।
तो पानी के कण जब लेके आएगी तो हमारे वातावरण में क्या होगा, पानी वाटर एवोपरेशन ज़्यादा होगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, आर्द्रता अधिक है, ह्यूमिडिटी हाई है। लेकिन ठंड के दिनों में क्या होती है, उतना गर्मी पड़ता नहीं है, गर्मी पड़ेगी तब ना समुद्र से हवा आके यहाँ ठंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण हमारे यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम पाए जाते हैं, जिससे हमारा स्किन क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। देखो अभी कैसे गर्मी के दिनों में पूरे स्किन चिटचिट होते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी क्या है, पूरा वातावरण में पानी भरपूर है, मैंने बारिश का सीजन आ रहा है, पसीना निकल रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में सूख नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी हमारा वातावरण में क्या है, पहले से ही पानी बहुत सारा अवेलेबल है, बाहर में नहीं है लेकिन हमारे वातावरण में फैला हुआ है वाष्प कणों के रूप में। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर क्वेश्चन बोल दे आर्द्रता किसे कहते हैं, आर्द्रता वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। आप देखना बेटा, गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में कपड़ा जल्दी सूखता है, मिला जुला के दोनों सूख जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में नहीं सूखता है। हाँ सर, बरसात के दिन में नमी होता है, तो नमी क्या होता है, हमारे वातावरण में क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब वातावरण ही गीला है, वो पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स भरे पड़े, तो हमारा कपड़ा सूखेगा कभी? कपड़ा सूखने के लिए क्या चाहिए, एक बताओ। एक भूखा आदमी को आप खाना खिलाओगे वो जल्दी खाएगा, कि एक खाया पिया आदमी को खाना खिलाओगे वो जल्दी खाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो भूखा है। तो अभी क्या है, बरसात के दिनों में हमारे वातावरण में पहले से ही दुनिया भर का पानी भरा हुआ है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से हमारे क्लाइमेट में पहले से है, तो वो क्या पानी खींचेगा? नहीं खींचेगा। तो इसी कारण से क्या होता है बेटा, बरसात के दिनों में पूरा वातावरण में पहले से ही पानी अवेलेबल रहता है, इसी कारण से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन वही ठंड के दिनों में देखो आप रखो और गर्मी के दिनों में रखो, उस टाइम आराम से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हवा जब तेज़ी से चलेगा तो क्या करेगा, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और वायु के कण क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपने साथ एनर्जी के साथ उड़ा देते हैं। किस फॉर्म में? वाष्पीकरण, एवोपरेशन के फॉर्म में उड़ा देते हैं। अब लास्ट हमारा इस चैप्टर का पॉइंट है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब बोलो सर, वाष्पीकरण, एवोपरेशन, तो एवोपरेशन के कारण शीतलता का क्या रिलेशन है? एवोपरेशन से शीतलता का क्या रिलेशन है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। आप क्या करो, एक बर्तन ले लो, अभी एग्जांपल मैंने दिया था कि कोई एक बर्तन ले लो, उस पर पानी रख दो, देखो धीरे धीरे वो पानी सूखते चला जाता है, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब बर्तन में पानी रखा रहता है तो उसमें एनर्जी कहाँ से आता है, हमारे आसपास जो हीट होता है, वातावरण में नहीं रहता, आसपास हीट रहता है, उससे एनर्जी लेता है और वो धीरे धीरे किस पे बदल जाता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। हाँ, लेकिन उसकी गति क्या होती है, वाष्पीकरण की गति बॉइलिंग के जैसी, जो क्वथनांक वाली जो होती है, जिसमें वो उससे बहुत धीमे धीमे होती है, वो स्पीड उतनी नहीं होती। जितना एनर्जी उतना एवोपरेशन, जितना कम एनर्जी उतना कम एवोपरेशन। तो द्रवों के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो मतलब क्या होता है, जब कोई वाष्पीकरण के कारण निरंतर वाष्पीकरण दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब जब वाष्प में बदलेगा, वो जब वाष्प में बदलेगा तो क्या होगा, वहाँ का जो एनर्जी है जो नीचे का, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठंडा पड़ जाएगा। इसका सबसे बेटर एग्जांपल देख लो, आप लोग गर्मी के दिनों में अपने छत पे चले जाओ, छत पे चले गए, छत पे जाओ, छत पूरा गर्म है, एकदम पूरा एकदम तपा हुआ है, रहता नहीं गर्मी के दिनों में, देखो हम लोग छत पे जाते हैं गर्मी के दिनों में, शाम में छत पूरा गर्म रहता है, तो उस छत को क्या करते हैं, कोई बोलता है पानी डाल दो, क्या ये पानी डालने से ठंडा हो जाएगा,
तो पानी डालने से कैसे ठंडा होगा, पानी का रोल क्या है, पहले ये समझेंगे। पानी का रोल ये है कि जब आप किसी गर्म छत पे पानी डालते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, उसको अपने अंदर उस एनर्जी को खींच लेता है। जब एनर्जी को अपने अंदर खींचता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो नॉर्मल था लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन जैसे उसे अपने अंदर खींचता है वो किस में बदल जाता है, गैस के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है, गैस के रूप में बदल जाता है। तो पहले ये पानी डाल दिया आपने, जैसे आप यहाँ पर गर्म है पहले से, ये छत पूरा गर्म है, तो ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये गैस के रूप में उड़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जमीन पूरी ठंडी हो जाएगी। तो समझ में आया, वाष्पीकरण के कारण किसी चीज़ को ठंडी कैसे की जाती है। जिस तरह आप लोग देखते होंगे, स्प्रिट देखे होंगे, जो नेल रिमूवर वगैरह नहीं रहता जो मम्मी लोग यूज करती है, दीदी लोग, कि उसको नेल को रिमूव करने के लिए, आप उसे कुछ मत करो, थोड़ा सा नेल रिमूवर को यहाँ पर हाथ पे रखो, हाथ पे रखोगे तो आपको ठंडा लगेगा। तो बेटा ये ठंडा क्यों लगता है, ये ठंडा क्या नेल रिमूवर में है, नहीं है। वो क्या करता है, नेल रिमूवर आपके बॉडी का जो ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ के हीट को अपने एवोपरेशन के लिए यूज कर लेता है, मतलब एवोपरेट हो रहा है वो, तो इसको क्या किया, उसको यूज कर लिया, जिससे आपका यहाँ का एनर्जी क्या हो गया, डाउन हो गया। तो आपको तो ओहो ठंडा लगा, तो ठंडा उसके कारण नहीं लगा, ठंडा लगने का मेन कारण है वो आपके जो हाथ का जो ये पाम होता है, पाम के एनर्जी को यूज कर लिया, किस फॉर्म में, उसको चेंज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ले लिया, यहाँ से हीट लिया और उसको काइनेटिक एनर्जी में लेकर उसको क्या कर दिया, एवोपरेट कर दिया। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि वाष्पीकरण के कारण भी ठंडी होती है। ये चैप्टर लगभग हमारा खत्म ही हो गया। अब ये अब इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट रहेगा। इस चैप्टर अभी हमारा ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, और ये लास्ट इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिसे हम क्वेश्चन आंसर पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप लोग ये जो 4 पार्ट में ये वीडियो बना है, इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया। और अगर बेटा डाउट है, आप हमसे क्वेश्चन करो, हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे। डाउट है तो सॉर्ट आउट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय, गुड नाइट।